Hello, my Healthy Pinch fam. So one of my followers from Healthy Pinch requested me to make a video on this topic. तो आज मैं आप सबको कुछ ऐसे प्राणायाम और योगासन बताऊंगी जिससे कि आपको अस्थमा से फाइट करने में हेल्प मिलेगी, और मैं आपको दूंगी कुछ ऐसे टिप्स जिससे कि अस्थमा के सिम्टम्स को कम करने में आपको मदद मिलेगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ अंत तक। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं आसना से। तो पहला आसन है भुजंग आसन। ये आसन से हमारी चेस्ट ओपन अप होती है और हमारे लंग्स में ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जाता है, जिसके कारण जो एयरवेज ब्लॉक्ड होते हैं वो खुलने लगते हैं। प्रेग्नेंट महिलाएं या फिर जिसे एब्डोमिनल सर्जरी हाल ही में हुई है वो इस आसन को ना करें। दूसरा आसन है मत्स्य आसन यानी कि फिश पोज। इससे भी आपका चेस्ट रीजन ओपन अप होता है, और अगर ब्रोंकाइल ट्यूब्स में स्पाज्म होते हैं तो वो हील होते हैं, और अस्थमा में भी आपको काफी राहत प्रदान करता है। हाई बीपी या लो बीपी से ग्रसित लोग इसे ना करें। माइग्रेन की प्रॉब्लम वाले भी इस आसन को ना करें। अगर आपको किसी प्रकार की नेक या बैक इंजरी हो तो भी आप इस आसन को अवॉइड करें। तीसरा है सेतु बंध आसन यानी कि ब्रिज पोज। ये आसन अस्थमा के लिए एक थेरेपी जैसा काम करता है। इसे करते वक्त आपका चेस्ट रीजन काफी अच्छे से स्ट्रेच होता है, और अस्थमा के साथ साथ ये साइनसाइटिस के लिए भी काफी लाभदायक माना जाता है। स्पॉन्डिलाइटिस से ग्रसित लोग इस आसन को बिल्कुल ना करें। चौथा आसन है मकरासन। ये एक रिलैक्सिंग आसन है। ये अस्थमा के साथ साथ किसी भी लंग डिजीज के लिए काफी लाभदायक माना जाता है। इसे परफॉर्म करना भी काफी आसान है, पर अगर आपको नेक या बैक की सीरियस इंजरी है तो इसे ना करें। पांचवा है उष्ट्रासन यानी कि कैमल पोज। ये चेस्ट रीजन्स को ओपन अप करने में हेल्प करता है और ब्लॉक्ड एयरवेज को भी खोलता है। लो बीपी, माइग्रेन, इंसोम्निया जैसे पेशेंट्स इस आसन को ना करें, और अगर आपको नेक या बैक की सीरियस इंजरी है तो भी इस आसन को ना करें। अब बढ़ते हैं प्राणायाम की ओर। क्योंकि अस्थमा एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो इस केस में प्राणायाम आपकी सबसे ज्यादा मदद करेंगे। तो पहला प्राणायाम है अनुलोम विलोम यानी कि ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। इसे करने से पहले आपके ब्लैडर और बाउल मूवमेंट्स क्लियर होने चाहिए, और अगर आपकी किसी भी प्रकार की हाल ही में सर्जरी हुई है तो इसे ना करें। प्लस जब आप इनहेल करते हैं तो आपका एक्सहेलेशन टाइम उससे डबल होना चाहिए, यानी कि अगर आपने 3 सेकंड तक इनहेल किया है, सांस अंदर ली है, तो आप जब अपनी सांस बाहर छोड़ोगे तो आपको उसके डबल अमाउंट के टाइम तक सांस छोड़नी है। इससे आपके बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जाता है और बॉडी को हील करता है। दूसरा प्राणायाम जो अस्थमा के लिए बहुत अच्छा माना जाता है वो है भस्त्रिका। इससे हाई बीपी, लो बीपी या जिनका लो स्टैमिना है वो पेशेंट्स इसे बिल्कुल ना करें। ये आपके लंग्स को मजबूत बनाता है और अस्थमा के साथ साथ थ्रोट इन्फेक्शन में भी हेल्प करता है। तीसरा प्राणायाम है सूर्य भेदना यानी कि राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। इसमें आप अपनी राइट नॉस्ट्रल यानी कि दाहिनी नासिका से सांस लेते हैं और अपनी बाईं नासिका से सांस को छोड़ते हैं। ये आपका एक साइकिल ऑफ सूर्य भेदना होता है। ये आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जिसके कारण आपको हर एक बीमारी से
फाइट करने की शक्ति मिलती है। इसके अलावा ये राइनाइटिस जैसी समस्या से भी आपको निजात दिलवाता है। अगर आपकी बॉडी में ज्यादा मात्रा में कफ बनता है तो इस प्राणायाम को जरूर से करें। ये आपके कफ को भी क्लियर करता है। क्योंकि इसके नाम में ही सूर्य है, ये सूर्य के जैसे आपके शरीर में गर्मी भी पैदा करता है। तो इस प्राणायाम को बुखार में कभी भी ना करें। और अगर आपको हाई बीपी, हाई एसिडिटी या पित्त दोष की प्रॉब्लम है तो भी इस प्राणायाम करने से बचना चाहिए। चौथा है कपालभाति। ये भी आपके एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन को कम करता है और एयरवेज को खोलने में मदद करता है और शरीर की गंदगी से आपको मुक्त करता है। पांचवा है उज्जयी। ये भी आपके कफ को क्लियर करने में काफी मदद करता है और पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत बनाता है। अगर आपको हार्ट रिलेटेड कोई भी इशू है तो आपको उज्जयी प्राणायाम करने से बचना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि अगर आपको अस्थमा है तो आप क्या करें और क्या ना करें। तो पहला है कि आप एनिमल ओरिजिन फूड्स को खाने से बचें और प्लांट बेस्ड डाइट्स को अपनाएं। एक स्टडी के अनुसार जो लोग डेली मीट खाते हैं या ओकेजनली भी मीट खाते हैं उन्हें अस्थमा होने का चांस ज्यादा रहता है। अपनी डाइट से अंडे और डेयरी आइटम्स भी हटा दें। आपको अस्थमा में काफी रिलीफ मिलेगा। और ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं जिसमें कि एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा भरपूर पाई जाती हो, जैसे कि बेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, रास्पबेरीज, बीट, स्पिनच, मैंगोज, लेमन, ग्रीन टी, बीन्स, टर्मरिक और कॉफी। कैफीन को एक्चुअली ब्रोंकोडायलेटर कहा जाता है जो आपके एयरवेज को ओपन अप करने में मदद करती है। और एंटीऑक्सीडेंट्स रिच फूड्स आपको अस्थमा से फाइट करने में काफी हद तक मदद करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के कुछ रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए थे। पहले ग्रुप में उन्होंने लोगों को ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की सर्विंग्स दी। उनके दिन की पूरी डाइट फल और सब्जियों से भरपूर थी। और दूसरा ग्रुप ऐसा था जिसमें उन्होंने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की मात्रा काफी कम रखी थी। तो इस रिसर्च या इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये देखा कि ग्रुप 1 वालों ने काफी हद तक रिकवरी शो की थी। 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ग्रुप 1 अस्थमा के सिम्टम्स से मुक्त हो चुके थे, बल्कि ग्रुप 2 जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की मात्रा कम दी गई थी उनके अस्थमा सिम्टम्स और ज्यादा बढ़ चुके थे। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर हम अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो इससे हमारे अस्थमा के सिम्टम्स कम हो जाते हैं। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई परमानेंट इलाज नहीं, पर हम अपने लाइफस्टाइल को बदल के थोड़े से मॉडिफिकेशंस करके अस्थमा से राहत पा सकते हैं। तो इन शॉर्ट आपको करना बस ये है कि अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को शामिल करना है, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स को इंक्लूड करना है और एनिमल ओरिजिन फूड्स को कम करना है। साथ ही साथ योगा और प्राणायाम का अभ्यास रोजाना करना है। इससे आपके अस्थमा के सिम्टम्स कम हो जाएंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं और उन लोगों के साथ ये वीडियो जरूर से शेयर कर दे जो ऑलरेडी अस्थमा से ग्रसित है और परेशान है। वीडियो को करें लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। साथ ही साथ बेल बटन भी दबा दे ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे छूट ना जाए। तो मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हेल्दी रहे, खुश रहे।